प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और ख़ास तौर पे जो इस वक्त बिजली के बिल्स हैं और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है। ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है और मुल्क गिर हड़ताल करने का ऐलान भी किया है 2 सितंबर को। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कराची में ताजर बरादरी प्रोटेस्ट कर रही है और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा ये अभी तक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि IMF के साथ जो डील हुई है उसके मुताबिक आपने कीमतें तो बढ़ानी है और पेट्रोल की कीमतों में अभी मज़ीद इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, तो अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा और ये जो ताजर बरादरी प्रोटेस्ट करी है इनको रिलीफ कौन देगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक में जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सीनियर कानूनदान है। जैसा खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सर। सर सबसे पहले हम आगे चल के ज़रा इलेक्शन के वाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो महंगाई है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस वक्त, एक पिछले 24 घंटे से ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद कोई एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू होने जा रही है सिविल नाफरमानी की या इस तरह की। आपको लगता है कि अवाम निकलेंगे अब, चूँकि महंगाई वाकई में बहुत ज़्यादा हो रही है और पिछले कई दिनों से तो हम ये देख रहे थे कि ठीक है अवाम कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, पेट्रोल महंगा हो रहा था तो वो कोशिश करते थे कि महंगाई डलवा के निकल जाएं, ऑफिस जाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता दस्तरस से चीज़ें निकलती जा रही हैं, आम आदमी जो है वो उसके कंट्रोल में ही नहीं रहा, क्योंकि तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही लेकिन कीमतें जो हैं पेट्रोल की हों, बिजली की हों, गैस की हों, वो बढ़ती जा रही हैं। सर सब्र की भी एक इंतहा होती है और ये बात तो दुरुस्त है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके मुताबिक आप देख रहे हैं कि आज इंडिया में बिजली 14 रुपये यूनिट है, बांग्लादेश में 18 रुपये यूनिट है और हमारे यहाँ बिजली 65 रुपये यूनिट से ज़्यादा हो रही है। तो लामाला आप ये देखते हैं कि बिजली के जितने बिल आते हैं उसके अंदर जो टैक्सेस लगे हुए हैं उसमें वो टैक्सेस किसको जाते हैं, हमारी स्टेट को जाते हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह आपने खुद अपने प्रोग्राम के हवाले से कहा कि मुल्क की बदकिस्मती देखें कि महंगाई अपने अरूज पे तो जा रही है, लेकिन जो पाकिस्तान के मजलूम लोग हैं जिनकी अक्सरियत गरीबों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अब जरा अंदाजा कर लें कि एक आदमी को अगर इस वक्त 25,000 या 30,000 का सैलरी मिलती है और उसके बिजली का बिल 14 या 15,000 रुपये आता है, 15,000 को बिजली का बिल दे देगा तो बाकी 10,000 में वो अपना खाने का इंतजाम भी करेगा, बच्चों की फीस का भी बंदोबस्त करेगा। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। महंगाई के साथ साथ अगर जिस तरह आपने खुद कहा कि तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएं तो शायद पाकिस्तान के ये लोग जो है ना इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लें, लेकिन तनख्वाहें उनकी वहाँ पे अपनी जगह पर मौजूद हैं। और महंगाई का जो आलम है, मैं खुद एक अपनी मिसाल देता हूँ कि सपोज मेरे घर का बिल अगर बिजली का 25 या 30,000 आता था, आज 75 को क्रॉस कर रहा है वो। अब आप ये बता दें कि जब मेरे जैसे आदमी के लिए इतना बड़ा बिल देना मुश्किल होगा, एक आम आदमी जो बड़ी मुश्किल से 25-30 हज़ार में गुजारा करता है वो कैसे क्या करेगा? ठीक, यासीन साहब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, महंगाई चूँकि लोग ये बात कर रहे हैं अमूमन कि महंगाई तो अमेरिका में भी है, दुबई में भी है, दुनिया भर में है, तो वहाँ पे आपकी जो सैलरीज हैं वो बढ़ती हैं, आपको सहूलतें ज़्यादा मिलती हैं, तो इसलिए आपको वो महंगाई नहीं लगती। यहाँ पे मसला सिर्फ ये है कि सर जो हुकूमत की तरफ से मुख्तस करदा तनख्वाह है आम मजदूर की, उसको उससे नीचे तनख्वाह मिलती है। अभी भी 10, 12, 15 हज़ार पे लोग काम कर रहे हैं। दूसरा बड़ा इशू ये है कि रियासत का जो थिंक टैंक होता है, यासीन आज़ाद साहब आप इन चीज़ों को समझते हैं कि वो नहीं सोच रहा कि हमने इन अवाम का क्या करना है, अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा और 6 महीने के बाद हालात किस तरफ चले जाएंगे? सर आप एक बात मुझे बता दें कि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जज साहिबान हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान है जी, जिनकी तनख्वाहें 14-14, 15-15 लाख रुपया है, लेकिन इसके बावजूद वो बिजली का बिल नहीं देते, गैस का बिल नहीं देते, उनको फ्री में दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो जब इतनी बड़ी तनख्वाह लेने वालों को बिजली के बिल नहीं दिए जाते तो गैस के बिल नहीं होते हैं, तो 20 और 25 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वालों से बिजली का बिल क्यों दिया जाता है? साल पे ये पता आता है। आपने खुद यूनिट मुकर्रर किया था कि 300 यूनिट तक शायद
जिन लोगों के बिजली इस्तेमाल होती है उनसे बिल कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। मैं आज सोशल मीडिया पे देख रहा था कि दिल्ली में जो लोगों का है 300 यूनिट तक लोगों को बिजली से फ्री है, पानी का बिल उनको नहीं जाता, बहुत सारी चीजें ठीक। उनको। अब जहाँ तक महंगाई का तल्लुक है, मैं बात एडमिट करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अमेरिका में $1 का 1 गैलन आता था। गैलन में मेरे ख्याल में 4.5 लीटर के करीब पेट्रोल होता है, लेकिन आज अमेरिका में वही 1 गैलन पेट्रोल जो है बजाय $1 के $4 पे चला गया। तो $4 को अगर आप पाकिस्तानी करेंसी के साथ ज़रब देंगे तो ये कितना बनेगा, इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों पे असर इसलिए नहीं पड़ता कि उन लोगों को उसी हिसाब से जो उनकी जरूरियात जिंदगी हैं उनको स्टेट बर्दाश्त करती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, रियासत उनका ख्याल रख रही होती है, हुकूमत उनका ख्याल रखती है। यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं है। और यहाँ पे तो तबाही यही है कि आप टैक्सेस की बात करते हैं कि आप बिजली के बिलों में पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम जो बिजली का बिल देते हैं वो टैक्सेस नहीं देते। अब बिजली के बिलों में क्या हुकूमत के टैक्स नहीं है? बिल्कुल टैक्स देता है ना। पाकिस्तान का आम शहरी भी टैक्स दे रहा है एक अंदाज में। एक डायरेक्ट आपका टैक्स हो गया, एक इनडायरेक्ट है। अच्छा, वो दोनों से सूरतें आपके सामने है। ज्यादा कोई अगर कहे कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में मेजॉरिटी बिजली के बिल में टैक्स नहीं देते, मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि बिजली के बिलों को उठा के देखते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके यूनिट के चार्जेस कितने बनते हैं और गवर्नमेंट के टैक्स बिल्कुल कितने ठीक, बनते हैं। बिल्कुल। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिन पे हमें गौर करना पड़ेगा। ये एक हकीकत है कि जिस तरह के हमने एग्रीमेंट किए हैं IMF से 3.5 साल दौर इमरान खान का हो या 15 महीने का PDM का हो, PDM ने भी मजबूरी में उन एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए IMF वालों के पांव पकड़ने पड़े। ठीक, आपको अपनी पोजीशन यस सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अभी भी देखें, PTI की गलती है और सब मानते हैं, PDM भी मजबूर थी, लेकिन मजबूर होना सर, अमेरिका आज भी सुपर पावर है, लेकिन सबसे ज़्यादा मकरूज मुल्क भी अमेरिका ही है। आप अपना कर्जा लेकर अपने पाँव पे खड़े होते हैं, फिर आप कर्जा वापस कर देते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की ना कोई प्रैक्टिस की जा रही है, ना कोई कोशिश की जा रही है, ना लोगों को उस तरह का प्रोडक्शन या उस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है। यस सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। उज़मा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। उज़मा, ये जो प्रैक्टिस है, जिस तरह यासिर साहब भी कह रहे थे, अमेरिका में आप देखें, दुनिया भर अमेरिका सबसे बड़ा ज़्यादा सुपर पावर है, लेकिन वो मकरूज भी है, सबसे ज़्यादा कर्जे उसने देने, उसके बावजूद उन्होंने बैलेंस रखा हुआ है। हमारे यहाँ मसला सिर्फ है कि हम कर्जा लिए जाते हैं और उस कर्जे से दूसरा कर्जा उतारते हैं, फिर हम मज़ीद कर्जा उठाते हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो कैसे हम इंगेज कर सकते हैं? आपके पास इतनी पढ़ी लिखी यूथ है, आप उनको करें, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप जोर दे सकते हैं। ये कोशिशें भी तो ना हुकूमतों की तरफ से की जाती है, ना रियासत की तरफ से की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपके सवाल में ही मैं कहूँगी जवाब छुपा है कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा एक अलमिया है कि जो कर्ज़ा लिया जाता है वो अपनी जेबों में आ जाता है, मुल्क के ख़जाने में रख के उसको अवेल नहीं किया जाता। बड़े हुक्मरान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको मुफ्त में फ्यूल मिल रहा है, मुफ्त में बिजली मिल रही है। जब ऐसे लोग ये चीज़ें चोरी करना हो गया, मैं तो चोरी कहूँगी, हक पे डाका डालना हो गया आवाम के, जब वो नहीं पे करेंगे और आवाम के हक पे डाका डालेंगे तो मुल्क का यही हाल होगा और कर्जे में हम लोग और ज़्यादा बिन जाएंगे। IMF जो है वो खुशी खुशी कर्जा इसीलिए देता है कि लेकिन हमें तो कुछ करना भाई, फैक्ट्रीज लगाएं, ये छोटा जो जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, सिस्टम सही किया जाए। जफीर भाई, सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कौन सही करेगा? सिस्टम सारे हुक्मरान सही करेंगे। जो करप्ट हुक्मरान, जो पुरानी शक्लें बिठाई नहीं है, जो बाप दादा की नस्ल से आप चला रहे हैं मुल्कों को, तो नए यूथ को लेके आए। बिल्कुल लेके आए। इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? आपको इलेक्शन देखें, हमें होते हुए इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया हुआ ही नहीं है, और नई हल्का बंदी के बगैर पुरानी अगर आप कहते हैं इलेक्शन, तो वो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन ठीक है। चले यासिर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। यासिर साहब, किस तरह देखते हैं? एक तो ज़रा इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत होंगे तो 90 दिन में नहीं हो पा रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 दिन में होने चाहिए, जो कि हमें भी पता है। दूसरा ये कि आप नहीं समझते कि निगरान हुकूमत के पास ना तो इख्तियारात हैं, इलेक्शंस हों, किसी की भी हुकूमत आए वो फैसले करे ताकि मुल्क इस एक नामुसाद हालात से निकल सके और नई लीडरशिप आए।
आप समझते हैं कि इलेक्शन चले 90 दिन में, नहीं तो 120 दिन में ही हो जाएंगे और इलेक्शन हो जाएंगे? यासीन साहब जी जी, क्या आपने मैं ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुतालबा कर रही है 90 दिन में इलेक्शंस हों, जो कि बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चलो 4 महीने में ही सही, 5 महीने 6 महीने में, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे? अच्छा, पहली बात यह है कि मैं कानून के तालिब इल्म के हैसियत से ये कहता हूँ कि असेंबलियाँ मुद्दत पूरी होने से पहले जब डिज़ोल्व की गई तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन मस्ट है। ठीक है सर, इससे तो कोई आदमी इख्तलाफ नहीं कर सकता आईनी रिक्वायरमेंट के तहत। लेकिन आप मुझे खुद ये बता दें कि जो CCI है आपकी, जब उसका इजलास हुआ तो क्या चारों सूबों के वज़ीर आला उसके अंदर मौजूद नहीं थे? क्या PDM के लोग वहाँ मौजूद नहीं थे? क्या हिफाज़त पाकिस्तान के लोग वहाँ नहीं थे? तो जब आपको ये पता था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं तो CCI की मीटिंग के अंदर आपने फिर इस बात से क्यों एग्री किया कि डिलिमिटेशन का मामला जब तक नहीं होगा इलेक्शन नहीं होगा? ठीक है, वहां तो सबने एग्री करके बाहर निकले और बाद पॉलिटिकल पार्टियां अपने सेफ्टी के लिए कहते हैं कि जी 90 दिन के अंदर होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ 90 डेज में होने चाहिए। तो क्या उस CCI की मीटिंग के अंदर ये नहीं हो सकता था कि आप ये कहते कि जनाब हम 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन डिले नहीं करने चाहते, लिहाजा मेहरबानी करके 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, पुरानी जो मरदमशुमारी है उसी के मुताबिक जो हल्काबंदी है उनको कंटिन्यू करें और 90 डेज में इलेक्शन करा लें। अब आपने वो नहीं किया तो उसके बाद क्या हुआ है कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट बाद में एक पिटीशन फाइल की जी जी, जिसमें उन्होंने कहा कि CCI का जो नोटिफिकेशन है उसको डिक्लेयर कर दें इलीगल। ठीक, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि उस नोटिफिकेशन को हम डिक्लेयर कर सकते हैं इलीगल? लेकिन जहां तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बात तो एडमिट करता है कि डिलिमिटेशन का मामला जो है दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा, राइट सर? और वो ये कहते हैं कि फरवरी में हम इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी अदारा है जिसका जिम्मेदारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की है, अगर वो फरवरी में कहता है कि जी हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है, तो फिर हमें अपने इदारे पे थोड़ा सा भरोसा तो करना पड़ेगा कि फरवरी में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मेरे नज़दीक 90 दिन में आने चाहिए थे, लेकिन CCI की मीटिंग के बाद सूरत चेंज हुई तो फरवरी में मुझे 100% इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं, जब तक आप फ्रेश मैंडेट का पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देंगे जो भी साहब एक वक्त का मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। इसमें भी एक थ्योरी वो कर दी है कि जो इलेक्शंस आपको पता है कि माजी में भी हुआ, 90 दिन का वादा किया गया और 10-10 साल तक हुकूमत करते रहे, किसी ने इलेक्शन नहीं कराए। यहाँ पे भी अब बात हो रही है कि अगर 6 महीने के बाद मुल्क स्टेबल हो गया, किसी भी तरह बाहर से मदद आ गई, इकॉनमी बेहतर हो गई, तो फिर हम इलेक्शन करा के सियासतदानों के हवाले क्यों कर दें मुल्क? इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो आप नहीं समझते कि आप बात तो ठीक कर रहे हैं कि हमें आईनी इदारे को पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन हमने भरोसे बड़े किए हैं और उन भरोसों के बदले में क्या मिला वो भी पाकिस्तान की तारीख गवाह है। सर इसके लिए आपको पता क्या कौन लोग जिम्मेदार हैं? इस से हकीकत से इसका इनकार नहीं किया जा सकता कि इन डिले में हमारी तमाम आईनी इदारे अपनी जगह पे शामिल हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, सारे के सारे शामिल है। ठीक है सर। अब आप ये बता दें कि जिस तरह आजकल अखबारात में आ रहा है कि इतने अरब रुपया बिजली का बिल जो है ना लोग नहीं देते, उनको फ्री में बिजली मिलती है जबकि गरीब आवाम को नहीं मिलती। तो आप जैसे इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं कि माजी में पीपल पार्टी की हुकूमत ने भी 5 साल पूरे किए, मुस्लिम लीग नून ने भी 5 साल पूरे किए। बाद में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई 3.5 साल के अंदर उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अगर वो उस वक्त असम्बली की मुद्दत को पूरा करने देते तो शायद आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो नहीं होते। आपने उस मुद्दत को पूरा नहीं होने दिया, पंजाब असम्बली को तोड़ दिया, के असम्बली को तोड़ दिया, हालात खराब किए और हालात खराब करने के बाद को आपको किसी कानून से एश्योरेंस ये मिली कि पंजाब क्योंकि अक्सरियत का सूबा है वहाँ 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे और आपकी पार्टी जीतकर मेजॉरिटी लेके आ जाएगी। तो बहुत सारे मामला में हम सारे लोग बराबर के जिम्मेदार हैं, तबाही और बर्बादी में
कोई आदमी अपने आप को बरीउल जिम्मा नहीं करार दे सकता। बहुत शुक्रिया जनाब यासीन नज़र साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उस्मा कामरान आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा सियासी सूरत पे जब हम बात करते हैं, ज़िम्मेदारान तो सब हैं, इसका हल ढूंढना होगा और हल ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही, जो कि बदकिस्मती है। आगे चलेंगे और बात करेंगे। एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए, और जिस तरह मौसम की सख्तियाँ हैं, DHA में माहौल को आलूदगी से पाक रखने की मुहिम का आगाज़ किया गया। 6 रोज़ा ये मुहिम है और सफाई मुहिम से आवाम को साफ़ सुथरा और सेहतमंद रखने के वाले से ये आगाही मुहिम थी। शऊर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये अवेयरनेस कैंपेन है पूरी, और इसका आज इफ्तिताह किया गया, आगाज़ किया गया। DHA के रिहायशी और सिविल सोसाइटी तलबा व तालबात बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की और इस अज़्म का इजहार किया कि क्लीन एंड ग्रीन DHA रखना है, और न सिर्फ क्लीन एंड ग्रीन DHA बल्कि क्लीन एंड ग्रीन हमने पाकिस्तान बनाना है। और जिस तरह इस सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो टीम है पूरी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, चाहे उनके डायरेक्टर मार्केटिंग हों, और उनकी पूरी टीम जिस तरह एफ़र्ट्स कर रही है, इसी तरह इंडिविजुअल्स ने भी अपना इनपुट देना है। और हर शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने हिस्से का काम करे, पौधे लगाए और ग्रीनरी सफाई सुथराई का ख्याल रखे। अपनी सोसाइटी को, अपने मोहल्ले को, इलाके को अपने साफ़ रखना है। अगर आप ये साफ़ सुथरा रखेंगे तो इससे आपका मोहल्ला, इलाका साफ़ होगा, आपका शहर साफ़ होगा और मुल्क पाकिस्तान साफ़ होगा। और इस ड्राइव की ख़ास बात ये भी थी, चूँकि ये 6 रोज़ा मुहिम है और अवेयरनेस प्रोग्राम है, और इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं पूरा कराची कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, और न सिर्फ कराची बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, जितने भी आप पाकिस्तान के बड़े शहर उठा के देखें तो उसके अंदर आपको इस तरह का माहौल नज़र आएगा कि ग्रीनरी आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह मौसम बदल रहा है और चीज़ें मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, कहा यह जा रहा है एक रिसर्च के मुताबिक कि 2050 तक तकरीबन कुछ 40 करोड़ इंसान जो हैं वो मौसम की सख्तियों की वजह से माइग्रेट करेंगे। तो हमें अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, अपने माहौल को साजगार बनाने के लिए, उसको ग्रीन बनाने के लिए ज़रूरी है कि सफाई सुथराई भी रखें, बिल्कुल जिस तरह DHA की इंतज़ामिया कर रही है, और पौधे लगाएं। और ये मौसम भी है, आपने पौधे लगाने हैं ताकि एक अवेयरनेस भी आए और साथ ही साथ आप जो माहौल है उसको भी अच्छा कर सकें। चूँकि अमूमन देखा गया है कि जंगलात की कटाई हो रही है और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी हौसला शिकनी करनी होगी, और जो पौधे लगाए जा रहे हैं या इस तरह की मुहिम चलाई जा रही हैं उसकी आपको हौसला अफजाई करनी होगी। और इस तरह के इक़दामात को भरपूर, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अपने हिस्से का काम भी करें। ये किसी एक इदारे का, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, इंडिविजुअली हमें अपना इनपुट देना होगा। क्योंकि हम सब मिलकर करेंगे तो ये पूरा पाकिस्तान आपको ग्रीन नज़र आएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।